GSAT-1 मिशन के फेल होने से भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम्स को बेहद तगड़ा झटका लगा है। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब तक इस बात की सटीक जानकारी नहीं लगने पाई है कि आखिर GSAT-1 लॉन्च के शुरुआती 2 चरण तो बिल्कुल ठीक थे, तो फिर अंतिम यानी तीसरे चरण के साथ ऐसा क्या हो गया कि मिशन फेल हो गया हो और भारत की उम्मीदों पर पानी फिर गया हो। वो भी तब जबकि GSLV F10 इससे पहले लगातार 6 मिशंस को अंजाम दे चुका है। वैज्ञानिकों को ताज्जुब इसी बात का है कि बीसियों बार की गई टेस्टिंग, हजारों प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाना और करोड़ों एहतियात बरतने के बाद भी आखिर GSAT-1 फेल क्यों हो गया। इसका जवाब हम आपको वीडियो में आगे के हिस्से में देंगे, इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो देखते रहें ताकि आप ये जान सकें कि इसरो में क्या कोई विभीषण छिपा बैठा है, क्योंकि GSAT-1 मिशन को तकनीकी कारणों से अपने शुरुआती 5 मार्च 2020 शेड्यूल से पहले ही स्थगित कर दिया गया था। इस विफलता का मतलब लगभग 1.5 साल इंतजार करने के बाद और देरी है। GSAT-1 मिशन के फेल होने के कारण इसरो के आने वाले मिशंस पर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। यह 2022-23 में प्रस्तावित भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लॉन्च को भी प्रभावित कर सकता है, जो भारी भरकम GSLV Mach-3 रॉकेट को लाइव क्रू और उपकरणों के साथ पेलोड के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि GSLV Mk3 रॉकेट GSLV Mk2 का भारी संस्करण और GSLV Mk2 ने ही 12 अगस्त 2021 को GSAT-1 को लॉन्च करने की कोशिश की थी और फेल रहा था। गगनयान के बाद मिशन चंद्रयान-3 भी पाइपलाइन में है। इसरो ने इसी क्यों की तलाश करने के लिए विफलता विश्लेषण कमेटी यानी FAC बनाई है, जो इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट इसरो को सौंपेगी, जिससे यह ठीक पता चल सकेगा कि आखिर इसरो का यह लॉन्च फेल क्यों हुआ। लॉन्च के 3rd स्टेज के साथ ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी, वैज्ञानिक जिसका पता लॉन्च से पहले किए गए सैकड़ों टेस्ट और ट्रायल्स में भी नहीं लगा सके। FAC इस मिशन के फेल होने का कारण जानने के लिए सिमुलेशन तकनीक का सहारा ले रही है। यह ऐसी तकनीक है जिससे सैटेलाइट लॉन्च की हूबहू नकल तैयार की जाएगी। इसे आसान भाषा में समझें तो इसरो कंप्यूटर डेटा लॉन्च की जानकारी लॉन्च के वक्त हवा की स्पीड, वातावरण का तापमान, नमी वगैरह को कंप्यूटर में दर्ज करके एक सिमुलेटर के जरिए ठीक वैसा ही माहौल तैयार करते हैं जिसमें वो लॉन्च हुआ था। इसके बाद खास तौर पर डिजाइन किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इसके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर के जरिए वैज्ञानिक ठीक उसी तरह की लॉन्च परिस्थितियां बनाते हैं जो मिशन के हादसे वाले वक्त पर थीं। फिर इस सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिक पता कर सकते हैं कि तीसरे चरण में आखिर गड़बड़ क्या हो गई, क्योंकि इसरो ने GSAT-1 लॉन्च के पहले हर वो टेस्ट कर लिया था और हर वो एहतियात बरत ली थी जो लॉन्च के लिए जरूरी था। लॉन्च की सभी प्रणालियों ने सभी जमीनी परीक्षणों में तय मानकों के मुताबिक परफॉर्मेंस दिया था। इतना ही नहीं, PSLV Mk2 इससे पहले तकरीबन 6 सैटेलाइट लॉन्च को बखूबी अंजाम भी दे चुका है। फेलियर असेसमेंट कमेटी ने शुरुआती दौर में पाया है कि इंजन को काम करने के लिए तैयार करने की प्रक्रियाओं में किसी एक में भी खराबी आ गई होगी। सैटेलाइट लॉन्च की प्रक्रियाओं में प्रोपेलेंट मैनेजमेंट, दबाव बनाए रखना, प्रवेश, इनपुट की स्थिति और अन्य शामिल हैं। वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि अगर GSAT-1 मिशन का फेल होना एक प्रक्रिया का मुद्दा है। इसरो का मानना है कि अगर मिशन का फेल होना इंजन की खराबी के कारण नहीं बल्कि लॉन्च प्रक्रिया में समस्या होने के कारण हुआ था, तो अच्छी बात होगी कि इस समस्या को इंजन खराब होने वाली समस्या से कम वक्त में हल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर क्रायोजेनिक अपर स्टेज यानी CUS सिस्टम प्रक्रिया में समस्या पाई जाती है तो इसरो को GSLV Mk3 में सुधार करने की भी आवश्यकता हो सकती है, जिसका उपयोग चंद्रयान-3 और गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा।
इसे जांचने के लिए इसरो ने पूरी प्रणाली को 2 हिस्सों में बांट लिया है। पहली है इंजन और रॉकेट का आर्किटेक्चर, जो MK2 और MK3 में अलग अलग है, समान ही हैं, और दूसरा है कुछ प्रक्रियाएं जैसे टैंक और प्रोपेलेंट का प्रबंधन, टैंक की स्थिति, सही तापमान और दबाव को बनाए रखना, जो सभी क्रायोजेनिक चरणों में समान हैं। इसरो को भरोसा है कि MK3 के सभी मिशन अब तक सफल रहे हैं, लिहाजा इस वर्ग के रॉकेटों के भविष्य के कार्यक्रम प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन दोनों रॉकेट्स के 3rd स्टेज इंजन में कई चीजें समान हैं, लिहाजा GSLV F10 के क्रायोजेनिक अपर स्टेज में अगर कोई परेशानी आई तो भी भारत के अगले मिशन यानी चंद्रयान 3 और मिशन गगनयान को भी डिले करना पड़ सकता है। भारत GSAT-1 के लॉन्च फेल हो जाने के बड़े झटके से अभी जूझ रहा है, क्योंकि उसे GSAT-1 जैसा एक नहीं, अभी कई और सैटेलाइट्स चाहिए, लेकिन इसका पहला लॉन्च ही सफल नहीं हो सका। 2.2 टन जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 यानी GSAT-1 सैन्य उपयोग के लिए रणनीतिक डेटा भारत तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी इसकी नजर से न तो LAC पर चीन की चालबाजियां छिपी रहती और न ही LOC पर पाकिस्तान का पाप। GSAT-1 मौसम की स्थिति, कृषि, वानिकी, प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने के लिए भारत की तीसरी आंख साबित होता। GSAT-1 समुद्रों, नदियों और इनमें होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। मिशन की विफलता ऐसे समय में आई है जब भारत न केवल देश भर में प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला का सामना कर रहा है, बल्कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर सैन्य चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। इसरो वैज्ञानिकों ने शुरुआती जिस जानकारी को देश के सामने रखा था वो है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F10 में GSLV Mark II रॉकेट का महत्वपूर्ण उपग्रह ले जाने वाला तीसरा चरण यानी क्रायोजेनिक स्टेज शुरू करने में फेल रहा। भले ही इसरो इसे तकनीकी समस्या बता रहा हो, लेकिन GSAT-1 अगर सफल रहता तो इसरो ऐसा ही एक और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में था। 2 उपग्रहों की योजना मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड में छवि बनाने के लिए बनाई गई थी, ताकि देश के बड़े क्षेत्रों की वास्तविक समय की तस्वीरें प्रदान की जा सकें। ये सैटेलाइट हर 5 मिनट में टारगेटेड इलाके की तस्वीरें और हर 30 मिनट में 42 मीटर के रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें भारत को उपलब्ध कराता। सैन्य लिहाज से देखा जाए तो GSAT-1 सैटेलाइट दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के काबिल सैटेलाइट था, लेकिन लॉन्च फेल हो जाने से अंतरिक्ष में CTV लगाने का भारत का सपना भी चकनाचूर हो गया। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इसरो GSLV F10 के क्रायोजेनिक स्टेज की नाकामी का कारण जल्द से जल्द खोज पाएगा, ताकि भारत को अपने आने वाले मिशंस में देर न करनी पड़े।